बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करने से पहले या इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बात करने से पहले हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि हमारे पास चार्ज के दो स्टेट पॉसिबल होते हैं। एक हमारे पास चार्ज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, रेस्ट स्टेट, और दूसरा हमारे पास मोएबल स्टेट होता है, मोएबल। ठीक है। अब रेस्ट स्टेट चार्ज का वो स्टेट होता है जिसमें चार्ज हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट होता है। ठीक है, जिसमें चार्ज मूवमेंट नहीं करता बल्कि स्टेशनरी होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास रेस्ट स्टेट ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, स्कॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और इसका डायरेक्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट पर जब चार्ज हमारे पास स्टोर होते हैं, ठीक है, तो कैपेसिटर के दो प्लेट्स होते हैं। एग्जांपल हमारे पास कैपेसिटर का हम प्लेट लेते हैं इसी तरह, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव होता है। तो जब कैपेसिटर की प्लेट पर जब चार्ज स्टोर होता है तो स्टोर होने के बाद ये चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पर स्टे करता है, मतलब स्टेशनरी होता है। ठीक है, तो इसी तरह के केसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में ट्रीट करेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इस कैपेसिटर के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, इस कैपेसिटर की प्लेट के बारे में ये बताएंगे कि हमारे पास इन दोनों प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज स्टोर होता है, इस सारे बातों को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की मदद से स्टडी करेंगे। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है मोएबल स्टेट। तो मोएबल स्टेट हमारे पास चार्ज का वो स्टेट होता है जिसमें चार्ज इन स्टेट ऑफ मोशन होता है, और इसका डायरेक्ट एग्जांपल इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इसका एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास इस इलेक्ट्रोडायनामिक्स के साथ हमारा कुछ काम नहीं है, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम रेस्ट स्टेट ऑफ चार्ज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें चार्ज को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि व्हाट इज मीन बाय चार्ज। तो चार्ज हमारे पास, पहले मैं चार्ज को एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट चार्ज के बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट एक्सर्ट्स सम कूलम फोर्स ऑन ईच अदर इज कॉल्ड चार्ज। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और डेफिनेशन है, मगर हम सिंपल डेफिनेशन को फॉलो करेंगे कि द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड called electric charge। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक रीजन तक इस चार्ज का असर होता है। इस स्पेसिफिक रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस चार्ज के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हमारे पास है इलेक्ट्रिकल चार्ज। अगर आप नेगेटिव चार्ज लें तो इसके इर्द गिर्द भी इसका इफेक्ट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब चार्ज दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल हम प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन।
एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास बराबर होता है एक प्रोटॉन इसी इसका जो चार्ज है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास कितना है -19 कूलम। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो सी हमने लगाया है सी स्टैंड पर कूलम। तो इसका मतलब ये हो गया कि कूलम हमारे पास क्या है इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो सी है दैट्स आल्सो स्टैंड फॉर कूलम एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करने के बाद हम इसके बाद करेंगे कि जो भी चार्ज हमारे पास होते हैं इसके अलावा और भी चार्जेस हमारे पास होते हैं। ठीक है। मतलब बास चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है बास की कम होती है। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सारे चार्ज पार्टिकल कुछ स्पेसिफिक लॉ को ओबे करेगा। ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी प्रॉपर्टी से या वो कौन से लॉ से जो चार्ज ओबे करते हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है जो कि ऑल चार्ज ओबे करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि हमारे पास चार्ज न क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर होगा और सिस्टम का टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट होगा। द टोटल चार्ज of a system remain constant। ठीक है कि किसी सिस्टम का टोटल चार्ज हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट होगा। किस तरह इस पर मैं डायरेक्टली कौन सा एग्जांपल लेता हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये दो बॉडी है। ठीक है। इस बॉडी के ऊपर लेट्स सपोज मैं चार्ज को लेता हूँ इतना है और इस बॉडी के ऊपर हमारे पास चार्ज इतना है। ठीक है। तो ये दोनों बॉडी हमारे पास एक सिस्टम का हिस्सा है ये कंप्लीटली एक सिस्टम है। ठीक है। इन दोनों बॉडी को रबिंग करने से पहले अगर आप देखें तो इस सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज की तादाद हमारे पास 7 प्रोटॉन के बराबर मतलब 7 प्रोटॉन अवेलेबल है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करता हूँ। तो रबिंग करने के बाद जिस बॉडी का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है ठीक है तो उस बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होगा दूसरी बॉडी में। तो रबिंग होने के बाद लेट्स सपोज हम देखते हैं कि हमारे पास ये दोबारा दो बॉडी हो गया और ये एक दूसरी बॉडी हो गया। तो दिस इज बिफोर रबिंग एंड दिस इज आफ्टर रबिंग। ठीक है। तो रबिंग होने के बाद हम देखते हैं कि इस बॉडी से चार पार्टिकल इस बॉडी में ट्रांसफर होता है ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये होगा कि जिस बॉडी का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा और जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो लेट्स सपोज इस बॉडी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार पार्टिकल आते हैं तो दो के साथ और यहाँ पर आएंगे। तो रबिंग करने के बाद सिस्टम की टोटल चार्ज दोबारा आप थोड़ा सा देखेंगे तो दोबारा इस टोटल चार्ज की तादाद हमारे पास 7 प्रोटॉन के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रबिंग से पहले और रबिंग के बाद चार्ज की तादाद हमारे पास बिल्कुल क्या है कांस्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब फिजिक्स में हम जो इसका डायरेक्ट एग्जांपल ले सकते हैं दो एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास है पेयर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा एक इंटीग्रेशन भी है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में इस तरह होता है कि गामा पार्टिकल
जो हमारे पास चार्जेस पार्टिकल होता है, आप लोगों को भी पता है, जब इस गामा पार्टिकल को हम न्यूक्लियस के करीब से पास करते हैं तो ये दो पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन में प्लस पॉजिट्रॉन में। तो स्प्लिटिंग होने से पहले आप गामा की चार्ज को देखें तो सिस्टम का टोटल चार्ज किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और स्प्लिटिंग के बाद एक के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव, तो दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो स्प्लिटिंग के बाद और स्प्लिटिंग से पहले सिस्टम का टोटल चार्ज हमारे पास सेम होता है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास होगा या जो दूसरा लॉ ये ओबे करेगा उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे पास क्या है? ठीक। क्वांटाइज का मतलब ये है स्पेसिफिक अमाउंट, नॉट एट एवरी अमाउंट, मतलब एक खास तादाद। हम क्वांटाइजेशन का मतलब होगा एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज। इस एग्जांपल में आप देखिए ऊपर जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में दिया है कि मिसाल के तौर पर आपने देखा कि रनिंग के बाद हमारे पास इस बॉडी से 2 प्रोटॉन यहाँ पर आ गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्ज ट्रांसफर होगा, मगर ट्रांसफर वाले चार्ज की तादाद हमारे पास होल नंबर में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन की शक्ल में होगा। इस तरह पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ पर 0.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, पॉइंट पे नहीं होगा, बल्कि होल नंबर में चार्ज की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कर देंगे कि द चार्ज will transfer from one body to another body in the integral multiple of electron। इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह आप इस तरह भी लिखते हैं कि इन होल नंबर। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये है कि हमारे पास एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्ज की ट्रांसफॉर्मेशन होगी इन होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शक्ल में या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की शक्ल में। मिसाल के तौर रबिंग के बाद एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2 ट्रांसफर हो गया या 3 ट्रांसफर हो गया या 4 ट्रांसफर होगा, 5 ट्रांसफर होगा, 6 ट्रांसफर होगा। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैथमेटिकली हम इस तरह डिनोट करते हैं, Q = N E। हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है और N स्टैंड फॉर क्वांटम नंबर 1 2 3। तो अब यहाँ पर देखिए कि बॉडी को जो ट्रांसफर होता है वो हमारे पास होल नंबर में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। दिस कॉल्ड लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और जो तीसरा लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास होगा एक कि सेम चार्ज रिफिल ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारे पास जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने एक बार डिस्कस की कि जो भी बॉडी अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक चार्ज होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी पर हम इस तरह करते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद को ऐड करते हैं तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है। इसी तरह अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद को निकालते हैं तो वो बॉडी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। प्रोटॉन पे हम इसलिए बात नहीं कर सकते, हालांकि हम कर सकते हैं, ठीक है, मगर प्रोटॉन हमारे पास एक न्यूक्लियर पार्टिकल है। ठीक है। तो
प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालना और फिर किसी बॉडी के ऊपर ऐड करना, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इससे हम लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी न्यूक्लियर पार्टिकल हैं, मगर वो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ओबे नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हमारे पास become positive charge or negative charge according to the law of quantization of charge। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू NE। तो N स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, जिस तरह हमने बताया, ठीक है। और N हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेक्टर को शो करता है, जो कि हम ऐड करते हैं या क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है या जो प्रिंसिपल है जो कि चार्ज ओबे करता है, वो ये है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर while opposite charge attract each other। स्टूडेंट, अभी तक हम ये बात सिर्फ थ्योरेटिकली लिख सकते थे और इसका हमें रीजन का भी पता नहीं था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से ये बात एक्सप्लेन करते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लेट सपोज दो पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर में जब आगे जाती है तो ये एक दूसरे को रिपेल करती है और ये लाइंस डाइवर्ज होती है, इसी तरह डाइवर्ज होती है। तो इस डाइवर्जेंस की वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते हैं और इसमें रिपल्शन मौजूद होता है। सिमिलरली, अगर हम अट्रैक्शन की बात कर लें तो एक चार्ज पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो इस फिगर में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इसलिए हमारे पास इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी तरह अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान हम नेचर ऑफ फोर्स पे बात कर लें तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा उसका नेचर हमारे पास क्या होगा, नेचर ऑफ फोर्स इज पॉजिटिव। और इस अट्रैक्शन में जो फोर्स होगा उसका नेचर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, वो नेगेटिव होगा। तो नेचर इज नेगेटिव फॉर repulsive force and nature is negative, positive for repulsive force and nature is negative for attractive force। तो ये नेचर जो हम बात करते हैं कि हम फोर्स के लिए करते हैं, कौन सी चीज की नेचर की हम बात करते हैं, फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स।